नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो के साथ, जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स 12th का, जिसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। जिसका पार्ट 1 का वीडियो आपके पास अपलोड हो गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये दूसरा वीडियो है हमारा, जिसको बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि 12th इकोनॉमिक्स का मस्ट VVI क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय टू समय हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास वो पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है हमारा। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन 1 है हमारा कि भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है खुली, बंद, मिश्रित, ए और सी। जिसका ऑप्शन हमारा सी, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। जिसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, हमारी एक शुरू से ही फितरत रहेगी और हमेशा रहते रहेगी कि हम थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे, ताकि आपकी समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। ऑप्शन है हमारा उपभोग, बी है उपयोगिता, सी है गुण और डी है हमारा रुचि। तो देखिए, इसका उपयोगिता, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या है? वो उपयोगिता है। जिसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा होगा इसका? उपयोगिता। सी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी उपयोगिता होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग इनमें से किस पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की मांग इनमें से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है हमारे पास उस वस्तु के मूल्य पर, अन्य वस्तुओं के मूल्य पर, उपभोक्ता के आय पर, इनमें से सभी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। कौन होगा? इनमें से सभी पर। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। किसी वस्तु की मांग इनमें से सभी पर निर्भर करती है। उस वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर करती है, उन अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी निर्भर करती है, उपभोक्ता के आय पर भी निर्भर करती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को, जो कि है राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस विधि से की जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कई विधियां बनाई गए हैं, उसी के लिए ये बोला राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस विधि से की जाती है। ऑप्शन है हमारा उत्पादन विधि, बी है आय विधि, सी है व्यय विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सभी। ये व्यय विधि से भी राष्ट्रीय गणना की होती है, आय विधि से भी होती है और उत्पादन विधि से भी होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, कि राष्ट्रीय आय की गणना इनमें से सभी विधियों द्वारा की जाती है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को क्या करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को क्या करती है? ए है निर्धारित करती है, बी है ग्रहण करती है, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म हमको क्या करती है? वो कीमत को ग्रहण करती है। क्या करती है? कीमत को ग्रहण करती है। इसलिए 5 का हमारा आंसर कौन सा होगा? बी, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को ग्रहण करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है। क्वेश्चन है हमारा कि सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है। ऑप्शन है हमारा आय कर, बी है निगम कर, सी है सीमा शुल्क और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा कोई नहीं। सरकार के राजस्व के अंतर्गत इनमें से कोई सा भी कर शामिल नहीं होता है। आय कर भी शामिल नहीं होता है, निगम कर भी शामिल नहीं होता है और सीमा शुल्क भी शामिल नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। क्वेश्चन 7 कह रहा है एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितनों भागों में बटा होता है। एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा होता है। हमारा ऑप्शन है ए 3, बी है 2, सी है 4 और डी है कोई नहीं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा होता है? 4 भागों में बांटा होता है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है कि उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है हमारा उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है।
ऑप्शन है ए गोसेन, बी है हिक्स एवं एलेन, सी है हिक्स और डी है कोई नहीं। तो देखिए उदासीन वक्र का विश्लेषण हमारा गोसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? गोसेन के द्वारा। उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन गोसेन के द्वारा किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है। ऑप्शन है दाएं से बाएं, बी है बाएं से दाएं और सी है उपरोक्त दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है? बाएं से दाएं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा नाम चेंज किया गया है बाद में, उसी तरह आपको पहला वाला नाम बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है फेडरल बैंक, सी है इंपीरियल बैंक और डी है ओरिएंटल बैंक। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम था फेडरल बैंक। कौन सा था? फेडरल बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? फेडरल बैंक था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है, यानी राष्ट्रीय आय में इस वक्त किसका सबसे अधिक योगदान है। तो हमारा ऑप्शन है सेवाएं, बी है व्यापार, सी है कृषि और डी है निर्माण। तो देखिए सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश यानी यहाँ पे कृषि करने वालों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे कृषि अधिक से अधिक मात्रा में होती है। तो वाजिब सी बात है कि यहाँ पे राष्ट्रीय आय में भी किसका योगदान ज़्यादा होगा? तो कृषि का होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग कृषि का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शन है 1945, बी है 1959, सी है 1947 और डी है 1949। कह रहा है भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हमारा 1949 में हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अवसर लागत क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि अवसर लागत क्या है। अवसर लागत क्या है? तो ऑप्शन है ए है खोया हुआ अवसर, बी है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, सी है हस्तांतरण आय और डी है इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन इसका सी होगा। कौन सा होगा? हस्तांतरण आय। अवसर लागत क्या है? एक हस्तांतरण आय है। क्या है? हस्तांतरण आय है। चलिए आते हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में क्या कह रहा है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन है हमारा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन, बी है राष्ट्रीय आय, सी है कुल घरेलू उत्पादन और डी है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाएं होती है उसका कुल मूल्य क्या हमारा कहलाता है? राष्ट्रीय आय, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन है हमारा 15 कि इनमें से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन है मूल्य में परिवर्तन, बी है आय में परिवर्तन, सी है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। तो इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। मांग में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन से भी नहीं होता, आय में परिवर्तन से भी नहीं होता, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन से नहीं होता। इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन था कि इनमें से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होती है। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होती है। ऑप्शन है हमारा बढ़ जाती है, बी है घट जाती है, सी है स्थिर रहती है और डी है अस्थिर रहती है। तो देखिए मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच, कह रहा है अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच
क्या है, इकाई से कम होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई के बराबर होती है, शून्य के बराबर होती है। तो देखिए अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है, शून्य के बराबर होती है। अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है, शून्य के बराबर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। क्वेश्चन 18 है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। ऑप्शन है पूंजी, बी है श्रम, और डी है, सी है भूमि, और डी है कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन होता है हमारा पूंजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। क्वेश्चन है हमारा कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो ऑप्शन नंबर यू अक्षर जैसा, बी है समकोणीय अपरिव्यय लय जैसा, उसके बाद एक्स अक्षर की समांतर रेखा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर जैसा। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, यू अक्षर जैसा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। कह रहा है वस्तु की एकरूपता, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, और सी है विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, और डी है बाजार का पूर्ण ज्ञान। तो देखिए निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं, तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता ये है विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको 12th से लेके यहाँ पे ऑल इन वन सभी तरह की पढ़ाई का वीडियो आपके पास हमेशा समय टू समय आते रहें, और आप समय टू समय उसको देखते रहें। एक बेहतर व्यवस्था और एक बेहतर सुविधा के लिए आप भी हमें हेल्प कीजिए, ताकि हम भी आपका हेल्प कर सकें। थैंक यू।